अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम हैं आपकी राइटर एथर बाफसल और आप देख रहे हैं इस वक्त उर्दू नावल प्लेटफॉर्म को। जैसा कि आप में से ही किसी ने कहा था कि आप रवायती जुमले मत बोला करें शुरू के। सो उन्हें हम कह दें कि आप लोग जो जुमले हमने बोलने हैं ना वो आप खुद ही कर लें। एंड तब तक आप लोगों का एक इशू सॉल्व किया जाए करने की कोशिश करते हैं कि लफ्ज़ नज़र नहीं आते हैं। देखें ये लास्ट स्टेज है, इससे ज़्यादा लफ्ज़ हम बड़े नहीं कर सकते। एंड लार्ज फ़ॉन्ट नहीं है जो है ना, उसमें आपको स्क्रीन पर एक लाइन नज़र आया करेगी। ऐसे जो वॉल्यूम डाउन करके पढ़ते हैं उनको मज़ा भी नहीं आएगा। एंड हम आपको बताते हैं कि आपका मतलब नेट का इशू होगा, जहाँ पे नेट अच्छा आता है ना वहाँ पे जाके पढ़ें, तब भी आपको लफ्ज़ मतलब क्लियर नज़र आएंगे। दूसरा ये कि वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए करें अगर आप मतलब ठीक से पढ़ना चाहते हैं। एंड या फिर स्किप करके देख लिया करें। स्किप किया एंड वापस से मतलब जहाँ से पढ़ें फिर वापस वहाँ पे चले गए तो इससे भी हो जाता है। ये हम मतलब करते रहते हैं। एंड इसके अलावा कुछ कहना था हम भूल गए हैं, इसके लिए हम वापस जाते हैं। सो चलें स्टार्ट लेते हैं। एंड हाँ, याद आ गया, स्क्रीन को बिग कर लें। जैसे आप कोई मूवी देख रही होते हैं एंड विड्थ की सूरत में मोबाइल को पकड़ लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे स्क्रीन बिग कर लें। एंड देन फिर आपको अच्छे से बड़े बड़े फ़ॉन्ट नज़र आएंगे। सो चलिए स्टार्ट लेते हैं, वक्त काफ़ी ज़ाया हो चुका है। दिल पे इख्तियार नहीं, इज़्रमैसा बलोच किस्त नंबर 2। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन। शर्ट के बटन बंद करते एकदम इसकी शरारती रग भड़की। कुछ सोचते इसने शर्ट के ऊपरी 2 बटन चुपके से हाथों से तोड़ते ड्रा में रखे। शिट, ज़ुबैर ने शर्ट को देखते अफसोस से कहा। क्या हुआ? मनाहिल जो कि दुआ और अहमद को तैयार करके बाहर भेज रही थी, इसकी जानिब मुड़ी। शर्ट का बटन टूट गया, ज़ुबैर ने मुँह लटकाए बेजार से लहजे में कहा। ठीक तो था। अच्छा मैं और लगा देती हूँ, उतारें, मनाल ने से कहा जैसे सुनते इसके कान खड़े हुए थे। यार काफ़ी टाइम हो गया है, मैं लेट हो जाऊँगा, ऐसे ही ठीक कर दो ना, इसने प्यार से पुचकारा। अभी काफ़ी टाइम है, चले उतारें, मन्नू ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखकर कहा। यार तुम क्या चाहती हो कि उमर भाई मुझे सब वर्कर्स के सामने डांटे, इसने थोड़ा गुस्से से कहा। जिसे सुनती मन्नू शर्मिंदा सी हो गई। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह रही, गुस्सा ना हो, मैं लगा रही हूँ, मन्नू कहते इसके करीब हुई और बटन लगाने लगी। इससे पहले कि वो अपना काम खत्म करके जाती, ज़ुबैर ने इसको बाजू से पकड़कर घुमाया, जो बेसाख्ता इसके सीने से आ लगी। आह! और मन्नू के कुछ भी समझने से पहले इसके शफाफ गाल पर झुका था और वहाँ अपने होंठ जानबूझकर रब किए। मूँछों की इस चुभन ने नाहल के 14 तबक रोशन किए। वो बुरी तरह कसमसाई। ज़ुबैर ने इसकी पिछली गर्दन के गिर्द बाजू हमाइल करते इसके होंठों पर अपना सुलगता लिमिस छोड़ा। कुछ देर के बाद इसकी सांसों को आज़ाद किया। आज़ादी मिलते ही इसने गहरी सांस लेते खुद को पुरसुकून किया। ज़ुबैर ने नाहल की गर्दन पर लब रखते ही इसे शिद्दत से खुद में भेजा था। ज़ूबी नैन नहीं करें। मीनू इसकी शिद्दतों से बेहाल होती कांपती आवाज़ में बामुश्किल ही बोल पाई थी। बाबा, इतनी तभी अहमद के गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी, जो दरवाजे के पास खड़ा गुस्से से इन्हें ही देख रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि अपनी माँ को ज़ुबैर से कहीं दूर ले जाए। लो आ गया शैतान, मजाल है कि ज़रा मुझे मेरी ही बीवी से रोमांस करने दे। ज़ुबैर ने अहमद को घूरते मनाहल से दूर करना चाहा, पर वो ठीठ बना मनाहल के बाजू से चिपक कर खड़ा रहा। गंदे बच्चे, छोड़ो मेरी मम्मा को। अहमद ने ज़ुबैर की शर्ट को पकड़े अपना पूरा जोर लगाते इसे दूर करना चाहा, पर एक बच्चा कहाँ एक ताकतवर मर्द का मुकाबला कर सकता था भला। ओए चुलगोज़े, पहले ज़मीन से तो निकल, फिर बचा लेना अपनी माँ को। ज़ुबैर ने अहमद को बाजू से पकड़ते शिद्दत से खुद में खींचा कि वो बुरी तरह रोने लगा था। मम्मा, और अब अपने दफ़ा के लिए मिनाहल को आवाज़ लगाने लगा। ज़ूबी छोड़े, वो रो रहा है। मिनाहल तड़प कर ज़ुबैर से अहमद को लेती इसके गाल चटाचट से चूम गई थी, जिस पर वो चुप होता मिनाहल की गर्दन में मुँह छुपा गया। देख रही हूँ शैतान के काम, मीसना कहीं का। ज़ुबैर एक कुर्सी से नवाजता बड़बड़ाता हुआ बाहर की जानिब चल दिया। मिनाल ने इसके बालों को प्यार से संवारा और अपने लब इसके रूही जैसे नर्म और मुलायम से गाल पर रखे थे। तभी वो खिलखिलाया कि इसकी हंसी का चलतर पूरे कमरे में सुनाई दिया। वो जो नहा के ताज़ा दम होता ड्रेसिंग मिरर के सामने शर्ट लेस खड़ा बालों में ब्रश कर रहा था, तभी हल्की सी नॉक की आवाज़ साथ दरवाज़ा खुलता चला गया और जीमल अंदर आती एक नज़र से देखती अपना रुख दूसरी सिमत फेर गई। जिसे देखते आशिर के लब मुस्कुराहट में ढले, जो खुद को काफ़ी बोल्ड जाहिर करती थी, आज वो इससे शर्मा रही थी। तभी वो बेड पर पड़ी अपनी शर्ट पहनता
दबे से कदम उठाता इसकी जानिब बढ़ा था, जो रुक फेरे खड़ी थी। आज क्या हो गया जेमल मैडम, जो मुशरकी लड़कियों की तरह शर्मा रही हो? इसने एक कदम इसने एक कदम का फासला मिटाते इसका रुख अपनी तरफ करते शरारत से कहा, तो जीमल ने अपने चेहरे पर छाई सुर्खी को ज़ायल करने के लिए खूबकी से इसे घूरा। मिस्टर आशिर, मैं किसी गांव की दब्बू सी ये कमज़ोर सी लड़की थोड़ी हूँ कि तुम मेरी खूबसूरती के पुल बांधोगे और मैं मशरकी लड़कियों की तरह दुपट्टा दांतों तले दुपाते शर्मा शर्मा कर पागल हो जाऊंगी। इसे कोट पहनाते जीमल ने इसकी गलतफहमी जैसे दूर की थी, जिस पर वो सिर्फ घूर कर रह गया। चाहत जो कि डिस्टिंग कर रही थी अपनी कमर पर किसी की पुरतपश नज़रें महसूस करती मुड़ी, मगर वहाँ किसी को न पाकर दोबारा से अपने काम में मशगूल हो गई। इसे कुछ ही देर गुजरी थी जब राना ने सराहत से आगे बढ़ते इसके सफ़ेद नरमा मुलायम कलाई को अपने गिरफ्त में जकड़ लिया। इस अचानक होती कार्रवाई से संभली ही थी कि दिल गोया उछल कर बाहर निकलने को मचलने लगा और खौफ और डर से सारा जिस्म कांपने सा लगा था। आंखों में वाज़िया हवस और कमीनगी चमक रही थी, जबकि राना चाहत के बुखलाने और खौफजदा होने पर खुश होता मुस्कुरा रहा था। छोड़े मुझे, आवाज़ हलक से निकलने से आ रही थी, पर राना अपनी असलियत दिखाता अपनी वहशत भरी आंखों से इसे ही देख रहा था और नज़रें खुद ब खुद इसके हसीन सरापे में उलझ रही थी। इससे पहले कि राना कोई कार्रवाई करता, कौसर किसी मसीहा की तरह वहाँ नाजिल हुई थी और नज़रें झुकाए ऊंची आवाज़ में बोलने लगी, सेठ जी, वो बेगम साहिबा आपको याद कर रही हैं। कौसर की आवाज़ सुनते जहाँ चाहत का रुका हुआ सांस बहाल हुआ था, वही राना के चेहरे पर नागवारी सी उतर आई। लंगड़ी कहीं की सुकून से रहने भी नहीं देती। राना ओल फोल बकता वहाँ से निकलता चला गया और आखिर में अपनी बीवी की माजूरी पर चोट करना ना भूला था। राना के कहने को तो पसंद की शादी थी, पर दरअसल इसने दौलत और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए एक माजूर लड़की से शादी की थी और वक्त गुजरने के साथ साथ इसका रवैया अपनी बीवी से उखड़ा और उकताहट बढ़ा था। वक्त गुजरने के साथ इसकी असलियत तो सामने आ ही गई, पर इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। जैसे उर्दू का मुहावरा है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे सम्मी, जा अंदर जा, ज़रा अमरीन को तो बुला, सुबह से कमरे से ही नहीं निकली। खैर तो है, जा जल्दी जा, शाबाश। मिसिज आबसार ने पास बैठी सिमी को कहा, जिस पर वो मुंह के सारो जाफिया बनाती वहाँ से चली गई। चाहत ने मुस्कुराकर इसके हालत से हर्ज उठाया था। वो थी ऐसी कामचोर कन दिमाग की, जो भी मुंह से अल्फाज निकलते बिना सोचे समझे दूसरों लोगों को बोल देती थी। अम्मा, बाची कहीं नहीं है। वह फूली हुई सांसों के दरमियान बामुश्किल ही बोली कि मिसिज आबसार ने हैरान कुन नज़रों से इसे देखा था। ठीक तरीके से देखना, क्यों मजाक कर रही मेरे साथ? उन्होंने भीड़ से अपनी बात दोहराई और साथ ध्यान रखने की ताकीद भी की थी। अम्मा, मैं सच कह रही हूँ, बाची कहीं नहीं है और अलमारी से इनके कपड़े और जेवरात वगैरह भी गायब हैं। इतना सुनते ही मिसेज आबसार गिनने के अंदाज में चारपाई पर बैठ गई और चाहत ने जल्दी से इन्हें संभाला। कुछ ही देर में ये बात आग की तरह फैल गई। वहीं अपने माँ बाप पर तोहमत लगाए किसी नामहरम के साथ चंद दिनों की मोहब्बत पर एतमाद करती खुद को भी रुस्वा कर गई थी। इस बात को गुजरे एक माह हो गया, तभी आबसार साहब ने चाहत और समरीन का बाहर जाना और काम करना बंद करवा दिया था। वो सभी इस वक्त कमरे में मौजूद थे जब आबसार साहब उछलत में चलते कमरे में दाखिल हुए थे। जो बात उन्होंने की थी, सब घर वालों को लगा जैसे घर की छत इन पर टूट पड़ी हो। वो भी यकीनी से आबसार साहब को देखने लगे थे। हैरान तो चाहत भी थी कि जिस बाप ने इस दुनिया के गर्म और सर्द हवाओं से बचा कर रखा, आज वही इसे नीलाम करने पर तुला हुआ था। यह कह रहे हो आबसार, तुम होश में तो हो? इस घटिया राना के साथ अपनी बेटी का सौदा कर रहे हो? कौसर की नानी आबसार पर भरम हुई थी, जो सच जानकर भी अनजान बन रहा था। खाला, तू रहने दे, बस ये हमारे घर का मसला है, तेरा नहीं। आबसार सफाकियत की हदें पार करता अपनी सुनाता बिना किसी के सुने वहां से निकलता चला गया, पीछे सभी को हैरान परेशान सा छोड़कर। ये लो, तुम्हारे सामान में मैंने एक पर्ची बांध दी है और एक पता दे रही हूँ, तुम सिर्फ वहाँ चली जाओ, फिर 1-2 दिन में भी आ जाऊँगी और सब ठीक हो जाएगा। नानू ने इसे गठरी थमाई और आगे का लाहिला अमल तरतीब देते पुरसुकून रहने का कहा, पर वो थी कि बस रो ही जा रही थी। देखो बच्चे, अगर अभी मैं तुम्हारे साथ चली गई ना तो आबसार को पता चल जाएगा और वो हर सूरत तुम्हें ढूंढ कर ही रहेगा। और वो लोग अच्छे हैं, तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। अपनी नानों पर एतमाद है ना तुम्हें? जिस पर चाहत ने नम आंखों से सर इस बात में हिलाया। चलो जल्दी करो, बाहर तनवीर ठहरा है, वो तुम्हें बस अड्डे पर बैठा आएगा। बस पुरसुकून रहो और अपने रब पर भरोसा रखो, वो तुम्हें कभी भी नाउम्मीद नहीं करेगा। इस वक्त वो बस में बैठी अपने साथ होते वाक़े को सोचने लगी थी और वक्तन फ़वक्तन वो दुरूद पाक का व्रत कर रही थी। कुछ घंटों के सफ़र के बाद आखिरकार वो अपनी
मंजिल पर पहुंच गई और सामने खड़े रिक्शा वाले को पता समझाती इसमें जा बैठी। अभी से पहुंचने में 5 मिनट ही गुजरे थे कि रिक्शा खराब हो गया। मैं आगे कैसे जाऊंगी? आगे का सोचते चाहत को पसीने से आ रहे थे और दूसरा सुनसान सड़क देख इसकी रूह फना हुई थी। टायर पंक्चर हो गया है बेटा। अभी मेरे पास कोई अजाफी टायर भी नहीं और ना ही कोई पंचर लगाने वाला दुकान दिख रहा है। आप ऐसा करो, कोई दूसरा रिक्शा ले लो, उन्होंने रसानियत से कहा। चाहत का रहा साहस खून भी खारिज कर दिया था। तभी वो मुर्दा कदमों से चलती सड़क अबूर करने लगी। कुछ देर चलने के बाद सड़क के एक कोने में बैठे 2 उबाश लड़कों की इस पर नजर पड़ी, जिसे देखते लड़कों के मुंह से राल सी टपकने लगी थी। चाहत ने बिना देरी किए सरपट वहां से दौड़ लगा दी। रात के पिछले पहर सुनसान सड़क पर अकेली भाग रही थी, उखड़ती हुई सांसों और खुश्क गला जिन्हें वो बार बार होंठों पर जुबान फेर कर तर करती। गठरी को अपने सीने से लगाए सड़क के बीचों बीच भाग रही थी। भागते बार बार वो पीछे देख रही थी कि कहीं वो दरिंदे और हवसप्रस्त इंसान इसका पीछा न कर रहे हों। एक नुकीली चीज इसके पाँव में चुभी, जिस पर दर्द की शिद्दत से इसकी भूरी कांसी आंखों में आंसू बहने लगे। और कराहते हुए जमीन पर बैठी और पाँव को देखने लगी जहाँ कांटा चुभा हुआ था। कांटे को निकालने के बाद इसके मुंह से फिसकारी निकली, लबों को सख्ती से बंद किए हुए थी, जिसे दर्द कम करने की कोशिश कर रही हो। वो जैसे ही उठने लगी, एक लड़के ने इसकी चादर का कोना पकड़ लिया। लड़कों को देखकर इसके जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। तुझे क्या लगा था साली, भाग जाएगी हमसे? एक लड़का कहता सराहियत से इसके करीब हुआ और झटके से इसके जिस्म से चादर को खींचकर इसके वजूद से दूर किया और इसके चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद किया, जिससे लड़की कड़ा उठी थी। और दूसरे लड़के ने सख्ती से इसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। दर्द की शिद्दत से लड़की रोने लगी। इससे पहले कि वो लड़की पर झुकता, किसी की सर्द सी आवाज़ कानों में पड़ी, छोड़ो इसको। उमर ने कहते कदम इन लड़कों की तरफ बढ़ाए। ओए जा यहाँ से, आया बड़ा हीरो बनने। एक लड़का कहता लड़की की सिमत बढ़ा। उमर ने इस लड़के को बाजू से पकड़ते लड़की से दूर किया और पे दर पे मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। दूसरा लड़का सराहियत से उमर की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि लड़का उमर को मुक्का मारता, वो फुर्ती से दूर हटा और इसके मुक्के वाले हाथ को पकड़कर इसकी पुश्त से लगाया, जिससे लड़का दर्द से बुलबुला उठा था और पे दर पे इसके चेहरे पर मुक्के बरसाने लगा। थोड़ी देर में उमर ने इसको अधमुआ कर दिया और अपने साथी की तरफ देखा, जिसने दूसरे लड़के की भी यही हालत कर दी थी और मरने के दर पर था। दोनों लड़के दर्द से कराहते हुए चिराग के जिन की तरह वहां से रफू चक्कर हुए थे। ब्रो, अब इसका क्या करें? ज़ुबैर ने उमर को कहते लड़की की तरफ देखा, जो होश से बेगाना सड़क पर पड़ी थी। उठाओ इसे, घर लेकर जाएंगे, यहाँ छोड़ने से तो रहे। उमर ने कहते कदम गाड़ी की तरफ बढ़ाए। वेट ब्रो, मैं नहीं उठा सकता इसे, मन्नू ने मेरा कत्ल कर देना है। ज़ुबैर ने हरी झंडी दिखाई तो नाचार उमर को उठाना पड़ा और चादर इसके गिर्द ओढ़ी। नीली कांसी आंखें, थप्पड़ के वजह से सर्द हुआ चेहरा और थोड़ी पर बना स्याह तिल पूरी आबोताब से चमक रहा था। इस दिल पर उमर को अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ था और दिल की ख्वाहिश पर लब्बैक कहता, इस दिल पर अपने तृष्णा लब रख के। उमर के बाजू में किसी लड़के को देखते अलीज़े के दिल पर बिजलियाँ गिर रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि लड़की को धक्के देकर घर से निकाल दे। ले जी दादो, आपके पोते ने एक लड़की को किडनैप करके इससे ज़बरदस्ती शादी कर ली है और फिर तशद्दुद करके वो बेचारी इसके सितम सहते सहते बेहोश हो गई। फातिमा की ज़बान में खुजली हुई थी, तभी मुंह से ओल फोल बकने लगी, जिस पर साथ बैठी में नाहल ने इसे एक धमोका चढ़ा, जिस पर वो मुंह के जाविया बनाती अपनी कमर से हिलाने लगी। फातिमा के कमरे में इसे बेड पर लटाते उमर ने मुलाजमा को इसके जख्मों पर ऑइंटमेंट लगाने का कहा और फातिमा दिलचस्पी से आगे बढ़ती चाहत की घड़ी की गिरा खोलने लगी। ओहो आत्मा, रहने दो, किसी की चीज़ों को इनकी इजाज़त के बगैर नहीं हाथ भी नहीं लगाते। ज़ुबैर इसके नाम पर टोंट करता इसे बास रहने को बोला था। जूबी भैया, कुछ नहीं होता, क्या पता कुछ पता चल जाए कि क्या हो गया है इसके साथ, कहाँ से आई है और वगैरह वगैरह। फातिमा के अंदर का जासूस मनमनाया, इसमें चिट है दादो, और वो भी आपके नाम पर। किसी ने आपके लिए लव लेटर लिखा है। फातिमा ने शरारत से कहते दादो को बीच में सीटा तो सभी ने इसे एक कड़ी नज़र से घूरा। जो सीरियस इशू में भी बोलने से बाज नहीं आ रही थी, तो वो चुप रहने का इशारा करती अपने खोल में सिमट सी गई। सब कुछ पढ़ लेने के बाद सभी घर वालों को बेसाख्ता चाहत पर अफसोस हुआ था। तबीयत दुर्दाना बेगम ने कौसर की नानी से राब्ता करते इन्हें पुरसुकून किया था। रात के किसी पहर इसकी जाग हुई। बेतहाशा सर दर्द था, मानो किसी ने इसके सर पर हथौड़े बरसाए हों। इसने उठने की कोशिश की, पर दर्द और जख्मों ने इसे उठने से बाज रखा और घुटनों में सर दिया अपनी पीठी पर
सोचने लगी कैसे चंद ही दिनों में इसकी हंसती बसती ज़िंदगी एकदम से उजड़ गई थी। इसने कभी गुमान भी नहीं किया था कि अचानक से किस्मत यूँ पलट जाएगी। और खौफजदा सी नज़रें अपने अतराफ में डालने लगी कि सोफे पर सोए सिनफ वजूद को देखते इसकी जान में जान आई थी। हलक सूख कर कांटा हो गया था। पानी की शदीद तलब महसूस हुई, इसलिए साइड टेबल पर रखे गिलास को जैसे उठाने लगी वो बेसाख्ता हाथ से फिसला और फर्श पर गिरता चिकनाचूर हो गया। और फातिमा की जाग हुई। शुक्र है तुम्हें होश तो आया। हम सब डर गए थे कि पता नहीं भाई किसी लड़की को मुंह उठाए घर ले आए हैं, और वो भी गोद में लेकर किसी ड्रामे के हीरो की तरह। फातिमा बड़े मज़े से बोलती चाहत को शर्मसार कर गई थी। बहरहाल तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध और दवाई लाती हूँ, जिसे पीकर सुबह तक तुम बिल्कुल फिट हो जाओगी। फातिमा हशाश बहाश से कहती बाहर की तरफ चल दी। चाहत को यह लड़की बिल्कुल समरीन की तरह लगी थी, जिसे याद करते एक बार फिर से इसकी आंखें नम हो गई थी। वो भी तो ऐसे ही थी, हशाश बिशाश और खुशोखो चंचल सी। अभी यही खा लो, सुबह जब ठीक हो जाओगी तो चटपटा सा खा लेना। फातिमा ने इसके सामने हल्दी वाला दूध और ब्रेड रख दी, अपने दांत दिखाते हुए बोली। माजरत यार, मुझे खाना पकाना नहीं आता, वरना कुछ बना देती। फातिमा बिना शर्मिंदा हुए खुले दिल से अपना जुर्म कबूल कर चुकी थी। कोई बात नहीं, यही काफ़ी है। चाहत दूध के छोटे छोटे से सिप लेती, साथ में इसकी बातों को भी जवाब दे रही थी। मुझे कहीं जाना था। चाहत को नानू के दिए गए पते पर पहुंचने की परेशानी लाहिक हुई। ओहो, डरो नहीं, तुम सही घर पर आई हो। दर्दाना बेगम मेरी दादी हैं, और इन्होंने तुम्हारी नानों से बात करके इन्हें तुम्हारे हवाले से बेफिक्र कर दिया है। वो कौन थे? चाहत को वो दो लड़के याद आए जो किसी मसीहा की तरह इसकी हिफाजत कर रहे थे। इनमें एक मेरा कज़न भाई, जबकि दूसरे जिन्होंने तुम्हें गोद में उठाया हुआ था वो उमर है, मेरे सगे भाई। इसके अलावा मेरा एक और भाई है, उमीर, और फिर मैं। इसकी वाली बात पर चाहत के चेहरे पर हया के रंग बिखरे थे। इसके चेहरे पर छाई सुर्खी देखती इसके गाल को चटाचट चूम गई थी। हाय मेरा बच्चा शर्मा रहा है। फातिमा इसके हया भरे चेहरे को देखती मुस्कुराते हुए बोली। जारी है को देखें। और जा रही है। ओके, सो गाइस, हमें पता है काफ़ी मिस्टेक भी हुई होंगी, अभी भी हो रही हैं बोलते बोलते भी, लेकिन हम बहुत चाहते हैं क्योंकि पता नहीं आज क्या हो रहा है। हम जो भी वॉइस उठा के, जिस भी नावल की उठा के वॉइस कर रहे हैं ना, सबके सब मिस्टेक हो रही है। वीडियो कट के हम वॉइस कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। खैर इंशाल्लाह कल को अच्छा ही होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नावल को एंजॉय करें, कमेंट लास्ट में करें, राइटर की हौसला अफजाई करें, और बताएं हमें कि नावल कैसा जा रहा है।